हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमारा जो आज है तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने आवर्त सारणी में क्या क्या पढ़ा था कि आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि लेवोजियर आता है जिसने धातु व अधातु के आधार पर आवर्त सारणी का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। परंतु उसका यह वर्गीकरण का जो तरीका था वो क्या था, गलत था। और गलत कैसे हुआ कि जैसे ही किसकी खोज हुई थी, उपधातुओं की, मेटेलोइड्स की खोज हुई, तो मेटेलोइड्स की खोज होते ही उसका यह सिद्धांत संपूर्णतः क्या हो गया था, गलत हो गया था। उसके बाद अपना जो आया था, कौन सा था, डोबरेनर का त्रिक नियम आया था। डोबरेनर का त्रिक नियम, तो इसने क्या बनाए थे, याद है ना आपको, त्रिक बनाए थे। तीन तीन तत्वों का समूह बनाया था, फिर कहा था कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या होता है, औसत होता है। परंतु यह नियम भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। इसका कारण क्या था, आप लोग जानते हैं कि यह नियम है वो सभी तरीकों पर लागू नहीं हो रहा था, इसलिए यह नियम भी क्या हो गया था, इसका गलत हो गया था। बाद में आया था आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक अष्टक का मतलब क्या होता है, आठ होता है। तो इसने भी क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और कहा कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के साथ समान गुणधर्म दर्शाता है। परंतु यह गुणधर्म, इसका ये जो नियम है वो भी क्या हो गया था, गलत हो गया था। गलत होने का कारण क्या था, जैसे अक्रिय गैस जैसे ही डिस्कवर हुई थी, अक्रिय गैसों की जैसे ही खोज हुई थी, तो अक्रिय गैसों की खोज होते ही यह नियम भी क्या हो गया था, गलत हो गया था। बाद में आता आपका लोथरमेयर का परमाणु आयतन वक्र, जिसने तत्व के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था और कहा था क्या नाम है, कहा था समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की। परंतु इसकी सहायता से भी है, इसका नियम भी सभी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण करने में सक्षम में नहीं हुआ था। और बाद में आपका आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, मेंडलीव का आवर्त नियम, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। इसने क्या किया, सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और कहा तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बाद में इसने अपने आवर्त सारणी में, याद है ना आपको, इसकी आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 7 आवर्त और 8 वर्ग। जब इसमें संशोधन हुआ तो एक नया वर्ग और जोड़ दिया गया, जिसे क्या कहा गया था, शून्य वर्ग कहा गया था। इस शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया था। इसकी भी कुछ कमियां थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। दूसरी स्थिति कमी ये थी इसकी, क्या नाम है, समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझा पाया था। तीसरी कमी ये थी कि कुछ जगह पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हो रहा था। तो इसकी कुछ क्या थी, कमियां थी। और बाद में और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका है वो कौन सा है, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके बारे में वर्तमान में हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन था, हेनरी मोजले। इसने क्या किया, परमाणु भार की जगह क्या ले लिया, परमाणु क्रमांक ले लिया। परमाणु भार की जगह क्या ले लिया, परमाणु क्रमांक। इसने क्या किया, सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा और कहा, वही है सेम टू सेम जैसा मेंडलीव का था, थोड़ा सा अंतर है। इसने क्या, इसका स्टेटमेंट क्या था, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका क्या था, स्टेटमेंट हो गया। अब इसकी भी कुछ कमियां थी, जैसे हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, ये इसकी भी एक कमी थी। और जैसे बता सकते हैं, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। तो इसकी भी क्या थी, कुछ कमियां थी। आवर्ती गुणधर्म स्पष्ट नहीं था, तो इस प्रकार से इसकी कुछ क्या थी, कमियां थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और जैसे कि हमने कल देखा था, ये थी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, तो जिसके बारे में हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया भी था। देखा था कि इसमें 18 वर्ग हैं, 7 इसमें क्या है, आवर्त हैं, 2 क्षैतिज रेखाएं नीचे की तरफ भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आ भी रहा है। तो आज अब हम इसी के कुछ गुण धर्मों को अध्ययन करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि कौन से वर्ग का क्या क्या नाम है। आज हम उन्हीं के बारे में दोबारा लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। कल तो सिर्फ और सिर्फ बताया गया था, आज हम इसके बारे में लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी, दोनों किए जाएंगे। तो देखते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, याद है ना, क्या कहते हैं, प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातु। क्यों, क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति। तो देखिए पहला पॉइंट लिखते हैं, प्रथम वर्ग के तत्वों को, प्रथम वर्ग के तत्वों को, प्रथम वर्ग के तत्वों को
क्षार धातु कहते हैं। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, क्योंकि प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं क्योंकि क्योंकि इनके ऑक्साइड क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की प्रकृति इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर भी चुके थे, कल बताया था कि प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका ऑक्साइड जैसे Na2 है, ठीक है, Na2 है, इसकी विक्रिया किसके साथ हो, जल के साथ, तो जल के साथ पुरानी प्रक्रिया बनता है NaOH बनता है, मतलब इसके ऑक्साइड की प्रकृति कैसे हो गई, क्षारीय हो गई। दूसरा, अगर दूसरा इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तो आप जानते हैं ना वर्ग 2 के तत्वों को क्या बताया था, हाँ याद है ना, क्या बताया था, वर्ग 2 के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु। दूसरे वर्ग के तत्व है, दूसरे वर्ग के तत्वों को दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहते हैं, क्षार मृदा धातु कहते हैं, क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्योंकि इनके ऑक्साइड भी क्योंकि इनके ऑक्साइड भी क्योंकि इनके ऑक्साइड भी इनके ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनके ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बट इसमें एक अपवाद है बेटा, ध्यान रखना, इसमें एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है, आपका जो बेरिलियम है ये क्षार मृदा धातु नहीं कहलाता है। भाई बेरिलियम दूसरे वर्ग का तत्व ही है, बेरिलियम कौन से वर्ग का तत्व है, दूसरे वर्ग का तत्व है, बट इसे क्षार मृदा धातु नहीं कहते हैं। क्यों क्यों क्योंकि इसका ऑक्साइड है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड है, मतलब ये बेरिलियम क्षार मृदा धातु नहीं है, यह क्षार मृदा धातु नहीं होता है, क्षार मृदा धातु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भैया इसका जो ऑक्साइड होता है बीईओ ये कौन सी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसलिए यह आपका क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति जानते हो ना, जो अम्ल व क्षार दोनों के जैसे गुण दर्शाता है या दोनों से विक्रिया कर सकता है अम्ल व क्षार से। तो ये क्या होता है आपका, एक अपवाद हो गया, बेरिलियम क्षार मृदा धातु नहीं होता है, ये ध्यान रखना। वर्ग 2 के तत्व क्षार मृदा धातु कहलाते हैं, बट बेरिलियम क्षार मृदा धातु नहीं होता है। अब ये जानते हैं कि वर्ग 1 व वर्ग 2 के तत्व कौन से हो गए, आपके एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। वर्ग 1 व वर्ग 2 के तत्व कौन से हो गए, एस ब्लॉक के तत्व है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अगर तीसरे गुणधर्म की अगर बात की जाए तो तीसरा गुणधर्म अगर आपको बताया जाए तो देखो, वर्ग 18 है, वर्ग 18 के तत्व है, इन पर देखते हैं। बताया था कल नाम इनका, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। वर्ग 18 के तत्व है, वर्ग 18 के तत्व है, क्या कहलाते हैं, वर्ग 18 के तत्व को, वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस, वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या शून्य समूह है, शून्य समूह है, या बाद में शून्य समूह के तत्व बोल दो ने, शून्य समूह के तत्व, या बाद में आप कह सकते हो एरोजेंस, क्या बोलते हैं, एरोजेंस भी कहते हैं, एरोजेंस भी कहते हैं।
देखो, इन्हें अक्रिय गैस क्यों कहा गया था? वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया था कि वर्ग 18 के तत्वों का अष्टक क्या होता है? पूर्णभुरित होता है भाई। अब अष्टक पूर्णभुरित है तो ये क्या हो गए? स्थायी हो गए। अब जो स्थायी होता है वो क्रिया क्यों ही करेगा? वो किसी के साथ क्रिया क्यों ही करेगा? इसलिए पहले इनका नाम क्या रखा गया था? अक्रिय गैस रखा गया था, जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं। परंतु बाद में कुछ यौगिक पाए गए, अक्रिय गैसों के भी कुछ यौगिक पाए गए। जैसे इनमें यौगिक किसके पाए गए थे? जिनोन के यौगिक पाए गए थे, क्रिप्टन के यौगिक पाए गए थे। तो इनके कुछ यौगिक पाए गए, इसका मतलब ये अक्रिय तो नहीं हो सकते। इसके लिए इसके बाद इसका क्या नाम रखा गया था? उत्कृष्ट गैस इनका नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था इनका? उत्कृष्ट गैस इनका नाम रखा गया था। तो ये ध्यान रखना है कि इन्हें पहले तो अक्रिय गैस कहते हैं। अब इन्हीं को अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, शून्य वर्ग के समूह है या शून्य समूह के तत्व है, एरोजन आदि सब एक ही है ये। तो ये वर्ग 18 के तत्व कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं अक्रिय गैस? क्योंकि इनका अष्टक पूर्णभुरित होता है, इसलिए किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। इसी प्रकार अब हम देखें, चौथा अपना जो पॉइंट है वो है वर्ग 17 के तत्वों को, वर्ग 17 के तत्वों को, वर्ग 17 के तत्वों को वर्ग 17 के तत्वों को, रुक जा भाई, वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं हेलोजन? वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्योंकि इनमें लवण बनाने की क्षमता होती है। क्योंकि इनमें क्या होती है? लवण बनाने की क्षमता होती है। क्योंकि इनमें लवण बनाने की क्षमता होती है। लवण बनाने की क्षमता होती है। जैसे आप एग्जांपल दे दो, NaCl, MgCl2 आते हैं ना, तो ये इसमें क्या है? लवण बनाने की क्षमता होती है। AgBr, तो ये सारी क्या है? हेलोजन ही होते हैं। हेलोजन, हेलोजन, जन का मतलब फॉर्मेशन करना, हेलो का मतलब जो साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लवण का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वर्ग 17 के तत्व हो गए। जानते ना वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व आते हैं? पता है ना वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन्हें क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या कहलाते हैं? आपके हेलोजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके हेलोजन कहलाते हैं। याद रखना इस चीज को। अब अगला पॉइंट अपना, अगला अपना पांचवा पॉइंट, तो वर्ग 17 के तत्वों को क्या बोलते हैं? हेलोजन। अब देखते हैं वर्ग 16 के तत्वों को, तो देखो इन्हें क्या बोलते हैं? वर्ग 16 के तत्वों को, वर्ग 16 के तत्वों को, वर्ग 16 के तत्वों को क्या बोलते हैं? चेलकोजन। वर्ग 16 के तत्वों को क्या बोलते हैं? चेलकोजन कहते हैं। क्योंकि ये किसका निर्माण करते हैं? अयस्क का निर्माण करते हैं। लिख लेना, अयस्क निर्माण करने की क्षमता, ये क्या करते हैं? अयस्क का निर्माण करते हैं। याद रखना, ये किसका निर्माण करते हैं? अयस्क का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल पीबीएस। अब देखो, ये आ गया आपका वर्ग 16 में। याद है ना कौन कौन से तत्व आते हैं? कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, इस प्रकार से। याद है ना? ट्रिक्स तो आप लोगों को पता ही होगी इन सब की ट्रिक्स।
से याद कर लेते हैं, खैर हम उन पर डिस्कशन नहीं करेंगे अभी यहाँ पर। तो देखो पीबीएस सल्फर आ रहा है ना, 16 वर्ग का तत्व है, तो ये क्या हो गया, गेलेना, गेलेना, ये लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जैसे कि हम बात करें जेडएनएस, जिंक ब्लेंड, कौन सा जाएगा, जिंक ब्लेंड। ये लीजिए, इसी प्रकार से आपके Fe2O3, Fe3O4, तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं, आपके अयस्क होते हैं। क्या होते हैं वो, आपके अयस्क होते हैं। दो एग्जाम्पल बहुत है। देखो अगला पॉइंट अपना छठा पॉइंट, तो वर्ग 15 के, अब वर्ग 16 के तत्व को क्या बोलते हैं, चेलकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेलकोजन। वर्ग 15 के तत्वों को, वर्ग 15 के तत्वों को, वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन कहते हैं। वर्ग 15 के तत्व को क्या बोलते हैं, निकोजन कहते हैं। अब इन्हें निकोजन क्यों कहा जाता है भाई, वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दम घोंटने वाली गैसें बनाती हैं। कौन सी होती है, दम घोंटने वाली गैसें, दम घोंटने वाली गैसें, उनका निर्माण करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, दम घोंटने वाली गैसें कौन कौन सी हो गई, अमोनिया, फोस्फीन, आर्सिन, इस प्रकार से इन गैसों का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सी हो जाती है, आपके दम घोंटने वाली गैसों का निर्माण करते हैं, इसलिए वर्ग 15 के तत्व को क्या बोलते हैं, निकोजन कहा जाता है। एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं, सुन लेना। वर्ग 18 के तत्व को क्या बोलते हैं, वर्ग 18 के तत्व को शून्य वर्ग के तत्व बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, या बाद में नोबेल नोबेल गैस भी बोल सकते हो, उन्हें उत्कृष्ट गैस बोल सकते हो, नोबेल गैस या एरोजन से कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है, चेलकोजन कहा जाता है। वर्ग 15 के तत्व को क्या कहा जाता है, निकोजन कहा जाता है। तो हम आगे बात करें, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की ओर, जैसे अपना अगला 7वां पॉइंट है, वो हो जाएगा वर्ग 11 के तत्वों को, वर्ग 11 के तत्वों को, वर्ग 11 के तत्वों को क्या कहा जाता है भाई, वर्ग 11 के तत्वों को कहा जाता है सिक्का धातु। वर्ग 11 के तत्वों को क्या कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है, सिक्का धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं पता ना, सिक्का धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं, कॉइन बनते हैं। एग्जांपल्स, कॉपर, एजी, एयू, सोना, चांदी, तांबा, इनके क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं, कॉइन बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सिक्का धातु भी कहते हैं। अब बात करते हैं 8वां वर्ग या 8वां पॉइंट, वर्ग 12 के तत्व है, वर्ग 12 के तत्व है। वर्ग 12 के तत्वों को वाष्पशील धातु कहते हैं। वर्ग 12 के तत्वों को वाष्पशील धातु कहते हैं, क्योंकि क्योंकि इनका इनका मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए वर्ग 12 के तत्व को क्या बोलते हैं, वाष्पशील धातु, जिनकी वाष्प बन जाती है जल्दी से, इनकी क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके वाष्पशील धातु। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और इसके नीचे आ जाएगा UUB। ये क्यों लिखा, इसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या हो गए आपके यार, सारे सारे वाष्पशील धातु हो गए। क्या हो गए आपके, वाष्पशील धातु हो गए। ये लीजिए, ये क्या हो गए आपके, वाष्पशील धातु हो गए। तो ये आवर्त सारणी से संबंधित कुछ क्या थे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जिनके बारे में हमें क्या होना है, पता होना चाहिए। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। और भी बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, पता चलता जाएगा कि और क्या क्या है इसके अंदर। अब हम आगे बात करें, अब देखो
आवर्त सारणी हमने इसके बना भी लिया, देख भी लिया, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी पढ़े हैं। तो हमें इसके बारे में क्या ध्यान करना है कि भाई जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि आवर्त सारणी का वर्गीकरण कैसे किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कैसे किया गया है, इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है, अभी हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, अपनी नेक्स्ट स्टडी रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का वर्गीकरण। आवर्त सारणी का वर्गीकरण, आवर्त सारणी का वर्गीकरण, कि आवर्त सारणी को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो देखो इधर हो जाएगा आपका आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, इसको हम तीन प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं? तीन प्रकार से। देखिए इसको हम तीन प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रवेश कर रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के आधार पर, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के आधार पर, ये लीजिए। दूसरा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ये लीजिए, देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो लिखाई रहा है, तो ये क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, तो इसमें लिखना ही लिखना है, और इसमें लिखो याद करो, लिखो और याद करो, बस सीधी सी बात है, पढ़ो याद करो। तो यही है थ्योरेटिकल पोर्शन है, याद होना चाहिए, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ये क्या होता जाएगा, आपको याद होता जाएगा। तो देखो अब हम एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। आजा भाई। तो अपना जो सबसे पहला है वो देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं कौन सी, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के आधार पर, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के आधार पर, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रवेश कर रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के आधार पर। इस आधार पर देखते हैं कि आपकी आवर्त सारणी है वो कितने वर्गों में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के आधार पर वर्तमान समय में से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, चार भागों में। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, इसे चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे यहीं पे इसका अगर क्लासिफाई करें तो वो चार भाग कौन कौन से हो गए, एस ब्लॉक, चार भाग कौन कौन से हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, चार भाग, दूसरा कौन सा हो गया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एंड लास्ट कौन सा हो गया, एफ ब्लॉक। ये लीजिए, तो ये आपके क्या हो गए, चार भाग हो गए। इन चार भागों में से क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो देखो अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका, एस ब्लॉक के तत्व है, क्या होते हैं अभी देख लेते हैं, बहुत सिंपल, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। सबसे पहले देखते हैं कौन सा एस ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक के तत्व है। देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, जानते हो ना, पता होगा आप लोगों को एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। क्या होते हैं एस ब्लॉक के तत्व, ऐसे तत्व है, ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, एस उपकोष में जाते हैं। ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, एस उपकोष में जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके एस ब्लॉक के तत्व है कहलाते हैं। देखते हैं, देखो ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है, ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है या प्रवेश करता है। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एस खंड के तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब देखो आपने आवर्त सारणी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से वर्ग में आते हैं या एस ब्लॉक के तत्वों का स्थान है कौन सा आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों का कौन सा स्थान है बताया था ना, इनका स्थान कौन कौन सा है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। वर्ग एक व वर्ग दो के तत्व है, वर्ग एक व वर्ग दो के तत्व है, वर्ग एक व वर्ग दो के तत्व एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। वर्ग एक व वर्ग दो के तत्व एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है एन एस एक से दो, इनका क्या होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एस ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है एनएस एक से दो, या तो एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है या बाद में दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एस ब्लॉक के तत्व में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या लास्ट में कितने होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है एस ब्लॉक के तत्व है। इनका स्थान कौन सा आता है वर्ग एक व वर्ग दो के तत्व क्या होते हैं आपके एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब अगर बात करें कुल एस ब्लॉक में तत्व कितने हैं, कुल एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है याद रखना। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या होती है 14 है, एस ब्लॉक के कुल तत्व कितने हैं 14 है, उनको इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। 12 तत्व तो हो गए आपके धातु, 12 तत्व तो क्या हो गए आपके धातु, दो तत्व क्या हो गए आपके अधातु, 12 क्या हो गए धातु, दो क्या हो गए अधातु। अधातु में कौन कौन से आते हैं हाइड्रोजन आ गया और कौन आ गया हीलियम आ गया, हाइड्रोजन व हीलियम। हाँ ध्यान रखना हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अरे भाई हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है पढ़ा आप लोगों ने, पता है आप लोगों को 1s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है एस में जा रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया एस ब्लॉक का तत्व होता है हीलियम। हाँ इसको रखा 18वें वर्ग में जाता है, पी ब्लॉक वाले में रखा जाता है, बट ये होता कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखोगे तो ये कौन सा आता है एस ब्लॉक का तत्व है। हाँ अगर इसका लोकेशन देखा जाएगा तो ये 18वें वर्ग में आता है, बट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये कौन सा था आपका एस ब्लॉक का तत्व है होता है, ये ध्यान रखना। इधर क्या हो गया आपके 12 धातु, तो 12 में से 10 तो स्थायी होते हैं, 10 तो क्या होते हैं आपके स्थायी धातु, और दो क्या होते हैं आपके अस्थायी, ये रेडियो एक्टिव होते हैं आपके दो, क्या होते हैं दो रेडियो एक्टिव लिख लो। दो क्या हो गए आपके रेडियो एक्टिव, लीजिए दो क्या हो गए आपके रेडियो एक्टिव तत्व हो गए। कौन कौन से हो गए आपका, एक तो फ्रेंसियम, एक हो गया आपका वो आता है ना दूसरे वर्ग का नीचे नीचे रेडियम, ये लीजिए ये दो क्या हो गए आपके रेडियो एक्टिव तत्व है। तो कुल मिला के एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं 14 तत्व होते हैं, 12 धातु, दो क्या होते हैं इसमें अधातु होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं आपके एस उपकोष में जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग एक व वर्ग दो के तत्व क्या होते हैं आपके एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। वर्ग एक के तत्व का नाम क्या बताया था थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, पता है ना क्या कहते हैं उसे क्षार धातु। वर्ग दो के तत्व का नाम क्या बताया था आपको क्षार मृदा धातु बताया था। ये कुल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कुल एस ब्लॉक के तत्वों की संख्या हो गई। एस ब्लॉक में सारे के सारे तत्व क्या होते हैं धातु होते हैं नहीं होते हैं
एस ब्लॉक में सारे तत्व धातु नहीं होते हैं। एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं धातु? 12 तत्व ही धातु होते हैं, दो तो क्या पाए जाते हैं? अधातु पाए जाते हैं, इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व। अगला कौन सा है अपना? पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक के तत्व है। पी ब्लॉक के तत्व है। देखो भाई ये क्या होते हैं तो जानते हो, ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं? पी उपकोष में जाते हैं। ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं? पी उपकोष में जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाते हैं, पी उपकोष में जाते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके आवर्त सारणी में स्थान क्या है? कल ही बताया था, याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इनका क्या स्थान होता है भाई? इनका स्थान क्या, इनकी लोकेशन क्या है? वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व है। वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व है। वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व है, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व है, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व क्या होते हैं? पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब इनके बात कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, पी ब्लॉक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पी ब्लॉक में याद रखना, पी ब्लॉक में क्या होता है? धातु, अधातु व उपधातु तीनों आते हैं। पी ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु तीनों आते हैं, इसका ध्यान रखना। पी ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु तीनों आते हैं। इनके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। धातु भी आते हैं इसमें, अधातु भी आते हैं और उपधातु भी आते हैं, तीनों इसमें शामिल होते हैं। अब कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है, ऐसा कौन सा खंड है जिसमें धातु, अधातु व उपधातु तीनों आते हैं? तो कौन सा होता है भाई? वो पी ब्लॉक होता है। इनका स्थान कहां से कहां तक होता है? 13 से 18 तक होता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? देखते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हो जाएगा आपका, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो सभी देख लेते हैं इसका। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस ये लीजिए, और इसको ले लिया इधर ब्रैकेट में। इधर कौन आ जाएगा? NH2 NP 1 से 6। ये जो विन्यास है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो किसका है? दूसरे व तीसरे आवर्त का। किसका है? दूसरे व तीसरे आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होता है। अब अगर हम बात करें किसका, चौथे व पांचवें आवर्त का, तो भैया उसका क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस, N-1 D10 NH2 NP 1 से 6, ये हो जाएगा चौथे व पांचवें आवर्त का। चौथे व पांचवें आवर्त के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक और बच गए, सातवें, छठे व सातवें आवर्त का देखा जाएगा, तो उनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा अक्रिय गैस, N-2 F 14 है, N-1 D10 NH2 NP 1 से 6, ये कौन से आवर्त हो जाएगा आपका? छठे व सातवें आवर्त के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इस चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये लीजिए, यही है आपका पी ब्लॉक।
पी ब्लॉक ही है, जिसको लास्ट वाला आता है ना 18वां वर्ग अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस किसमें आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, वो इसी के अंदर रखा गया है, जिनका डिस्कशन पहले कर चुके हैं कि वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस वगैरह कहा जाता है। अब आगे देखो, तो ये कौन से हो गए आपके पी ब्लॉक के तत्व हो जाते हैं। अब जैसे हम आगे बात करें डी ब्लॉक के तत्व, किसकी बात करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व की बात करते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी डी ब्लॉक के तत्व। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थ्योरेटिकल है, याद रखने का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, इसमें बार बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा क्या होगा, ये याद होता जाता है, तो इसका ध्यान रखना अपने को, जितना पढ़ोगे उतना याद, जितना पढ़ोगे उतना याद। डी ब्लॉक के तत्व, तो बताओ डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। इनका स्थान, इनका लोकेशन पता ना, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्व, वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। वर्ग 12, 3 से 12 के तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। याद रखना, डी ब्लॉक में सारे तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। सभी डी ब्लॉक के तत्व, सभी डी ब्लॉक के तत्व, सभी डी ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं, सभी डी ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, डी ब्लॉक के तत्व की किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होता है? n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2, ये इनका क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन अगर हम वैसे इसको अलग अलग क्लासिफाई करें, अगर हम इसका 3D या 4D 5D या 6D इस प्रकार से क्या अलग अलग क्लासिफाई किया जाए, तो इधर अक्रिय गैस और आ जाएगा, और इधर इसमें नीचे लास्ट वाले में कौन आ जाएगा? इधर n-2f 14 और आ जाएगा। खैर आपको तो सामान्य वाला ये याद रखना है कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ये लीजिए, ये क्या होगा? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2, इनका क्या हो गया? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपके डी ब्लॉक के तत्व। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिनकी हम चर्चा करने ही भूल गए थे, बोला नहीं है, अभी आएगा, भूले गए। हाँ देखो, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो देखो अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। पहली बात तो यह करते हैं कि संक्रमण तत्व होते क्या। अब टॉपिक आ गया तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पहले इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। संक्रमण तत्व,
ये होता है क्या, संक्रमण तत्व है, क्या होते हैं, ध्यान से देखना। वैसे तो ये डी ब्लॉक का है, लेकिन अब ये आ गया तो हम यहाँ पे इसको पढ़ ही लेते हैं। संक्रमण तत्व होते क्या है? ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनका सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या होता है, अपूर्ण भरा हुआ होता है। ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनका सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में डी ब्लॉक या डी कक्षक क्या होता है आपका, अर्धपूरित। या अर्धपूरित नहीं बोल सकते, अपूर्ण बोल सकते हैं, आंशिक भरा हुआ बोल सकते हैं, अर्धपूरित नहीं बोलेंगे भैया, आंशिक भरा हुआ बोलेंगे। तो ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनका सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या होता है, आंशिक भरा हुआ होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं इसे। जैसे कि हम बात करें स्कैंडियम, इसी की बात कर लेते हैं। ये डी ब्लॉक का तत्व है स्कैंडियम। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन, क्या होता है, आर्गन 3d1 4s2, आर्गन 3d1 4s2। देखो ये इसकी कौन सी हो गई, सामान्य अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई, सामान्य अवस्था। और सामान्य अवस्था में आप देखो डी कक्षक है वो अपूर्ण भरा हुआ है, डी कक्षक है अपूर्ण। अरे भाई डी में कितने, डी पोस्ट में कितने कक्षक होते हैं, सब जानते हैं, काम का बच्चा बच्चा जानता है कि डी में कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं भाई, 5 कक्षक होते हैं। अब तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, क्या नहीं भरा हुआ ना। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें मैक्सिमम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बट यहाँ पे तो कितना भरा हुआ है, एक। तो ये आंशिक भरा हुआ है, इसलिए स्कैंडियम क्या होता है आपका, संक्रमण तत्व कहलाता है। हमें यह देखना है, या तो सामान्य अवस्था में देखो, कौन सी अवस्था में देखो, सामान्य अवस्था में। अगर सामान्य अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण नहीं है तो बाद में ऑक्सीकरण अवस्था में देख लो, कहीं ना कहीं एक जगह तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि हम एक अगले एग्जाम्पल की चर्चा करें, दूसरे एग्जाम्पल की चर्चा करें, कॉपर, इसकी बात करते हैं। देखते हैं क्या कॉपर संक्रमण तत्व होता है कि नहीं होता। तो भैया सीधी सी बात है, सबसे पहला लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन 3d10 4s1। अब देखिए ये कॉपर का क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, निम्नतम अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहां पर आप देख रहे हैं डी कक्षक पूरे का पूरा भरा हुआ है, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 10 के इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हुए हैं। तो सामान्य अवस्था में तो देखने से लगता है कि कॉपर संक्रमण तत्व है, नहीं होता। बट आपको याद है ना, मैंने बताया था संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनका सामान्य अवस्था या फिर ऑक्सीकरण अवस्था। हमने सामान्य अवस्था में देखा डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, बट एक बार हमें किसी में और देखना है ऑक्सीकरण अवस्था में। तो भाई हम सब लोग जानते हैं कि कॉपर की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, +2। तो +2 में देखो भाई, +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कहां से निकालेगा, एक तो कहां से जाएगा 4s में से, एक इलेक्ट्रॉन तो कहां से जाएगा 4s में से। अब एक अगला इलेक्ट्रॉन वो कहां से जाएगा, वो जाएगा भाई 3d में से। कौन में से जाएगा, 3d में से। तो एक यहां से गया, एक यहां से गया, तो अब डी में कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, आर्गन 3d9 4s, आर्गन 3d9 4s0। ये लीजिए, क्या अब डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, क्या डी कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पूर्णतः तो भरा हुआ नहीं है, पूरा भरा हुआ नहीं है, आंशिक भरा हुआ है। इसलिए कॉपर, कॉपर क्या होता है, संक्रमण तत्व होता है। कॉपर क्या होता है भाई, संक्रमण तत्व कहलाता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो पता चल गया संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं या आंशिक भरे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब आते हैं इधर वापस, देखो ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनकी सामान्य अवस्था, जिनकी सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में, जिनकी सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में, जिनकी सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक भरे हुए हो, डी कक्षक
आंशिक भरे हुए हो, आंशिक भरे हुए हो, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं, याद रखना। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अभी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल बताएं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और नीचे आ जाएगा यू बी, 112 परमाणु प्रभाग, कोपरनीशियम। ये जो तत्व है, ये जो तत्व है, ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं भाई, यह संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखना। यह संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। क्यों नहीं कहलाते हैं? जैसे एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं, जिंक वाला एग्जांपल देख लो भाई। बताओ जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? आर्गन 3d10 4s2। तो देखो ग्राउंड स्टेट में देखो डी कक्षक है वो पूरे का पूरा क्या है? भरा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, बट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देख लेते हैं, Zn+2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाय तुम फॉस्फेट से निकालेगा, तो आप इसका विन्यास क्या बना? आर्गन 3d10 4s0। अब भी देखो डी कक्षक अब भी भरा हुआ है, तो सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में देखो डी कक्षक क्या है? पूरा भरा हुआ है, इसलिए जिंक को हम संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार कैडमियम, मरकरी और यूबी, ये भी क्या होते हैं? आपके संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में इसके डी कक्षक क्या होते हैं? पूर्णभूरित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। तो क्या डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं? क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। इन दोनों में अंतर है, डी ब्लॉक के सभी तत्व और सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व, इनमें अंतर होता है। सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि देखो ये संक्रमण तत्व नहीं है। हाँ, बट सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, इसका आप ध्यान रखना। ये हो गया आपके क्या? डी ब्लॉक के तत्व। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों की। किसकी बात करते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों की, इनकी बात कर लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व है। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं भाई? ऐसे तत्व है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ऐसे तत्व है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? एफ उपकोष में जाता है। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? एफ उपकोष में जाता है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है या एफ कक्षक में जाता है, एफ उपकोष में जाता है। ये क्या कहलाते हैं? आपके एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका स्थान कहाँ है? यह आवर्त सारणी में नीचे जो क्षैतिज रेखाएं पाई जाती है ना, वो क्या कहलाते हैं? आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं होते हैं वो कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनका अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर वो देखा जाए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या हो जाएगा भाई? n-2 f1 से 14, n-2 f1 से 14, n-1 b0 से 1, ns2। इनका क्या हो जाएगा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इनका क्या हो जाता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है एफ ब्लॉक के तत्वों का। अब देखो एफ ब्लॉक के तत्वों को हम इन्हें क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? यहां पर लिख सकते हैं एफ ब्लॉक के तत्व है या अंतः संक्रमण तत्व है, अंतः संक्रमण तत्व है, अंतः संक्रमण तत्व है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इन्हें कहा जाता है, या इन्हें दुर्लभ तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? दुर्लभ तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है प्रकृति में, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? इन्हें दुर्लभ तत्व भी कहा जाता है। इसका ध्यान रखना। अब एफ ब्लॉक के तत्वों को इनमें पुनः इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों में दो श्रेणियां पाई जाती है, एफ ब्लॉक के तत्वों में दो श्रेणियां पाई जाती है। एक तो हो गया 4f श्रेणी, एक हो गया
5f श्रेणी। एक तो कौन सा हो गया 4f श्रेणी, एक हो गया 5f श्रेणी। 4f श्रेणी के तत्वों को कहते हैं लेंथेनोइड्स। ये क्या होते हैं आपके लेंथेनोइड्स। और 5f के क्या हो गए एक्टिनोइड्स। ये क्या हो गए आपके एक्टिनोइड्स। लेंथेनोइड किसे कहते हैं लिख लेना। लेंथेनोइड किसे कहते हैं लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व। लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व क्या कहलाते हैं लेंथेनोइड कहलाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं सुन लेना। लेंथेनोइड के बाद आने वाले 14 तत्व क्या कहलाते हैं लेंथेनोइड कहलाते हैं। एक्टिनोइड एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व। एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व क्या कहलाते हैं एक्टिनोइड कहलाते हैं। ये होते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, अंतः संक्रमण श्रेणी। प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। ये तो हो गए प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। ये हो गए आपके द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। ये आपका हो गया 5f श्रेणी एक्टिनोइड्स हो गए आपके। तो ये है किसके आधार पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है उसके आधार पर हमने क्या किया आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया। पूरा थ्योरेटिकल है, बार बार बताते चलो, बार बार पढ़ोगे याद करोगे तो ये याद हो ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम अगला वर्गीकरण करने जा रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, उसको समझना थोड़ा ध्यान से। तो दूसरा जो वर्गीकरण का प्रकार है वो कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बहुत सिंपल सा सरल सा तरीका है, बस आपको एक चीज समझनी है, वो देखना क्या है वो एक चीज। बस ये चीज समझ लो। मान लेते हैं किसी परमाणु का ये क्या है नाभिक। किसी परमाणु का क्या हो गया नाभिक। ये उस परमाणु का क्या हो गया पहला कोष। ये इस परमाणु का क्या हो गया दूसरा कोष। ये हो गया तीसरा कोष। ये हो गया चौथा कोष। इस प्रकार से और भी बाहर की तरफ और कोष हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख लेते हैं ये तो सबसे बाहर वाला चौथा कोष है, इसको मान लिया हमने सबसे बाहर वाला कोष है। ये हो गया बाह्यतम कोष या संयोजी कोष। इसका नाम क्या रख दिया मैंने बाह्यतम कोष को क्या बोलते हैं संयोजी कोष। कौन सा होगा ये संयोजी कोष। अब संयोजी कोष को दर्शाते हैं एन सेल से। इसको मैंने किससे दर्शा दिया एन। सबसे बाह्यतम कोष को किससे दर्शा दिया एन। यही समझने वाली बात है। सबसे बाह्यतम कोष एन सेल। एन सेल कौन सा होता है जो सबसे बाहर वाला था। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि आगे काम आने वाली है, इसीलिए इनको बताया जा रहा है। एन सेल सबसे बाहर वाला कोष कौन सा कहलाता है एन सेल कहलाता है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 4। देख लो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब ये अंदर वाला कौन सा हो गया ये कौन सा होगा भाई n-1। यह कौन सा हो गया n-1। देखो ये तीसरा कोष हो गया ना, तो तीसरे कोष को मैं क्या लिख सकता हूं 4-1। तो इसको मैं n-1 लिख सकता हूं ना। ये हो गया आपका n-1 सेल n-1। तो n-1 इसका नाम है उपांत्य कोष। इसे क्या कहा जाता है उपांत्य कोष। सही लिख दो थोड़ा। उपांत्य कोष। तो n-1 कौन सा हो गया उपांत्य कोष तीसरा कोष। हो सकता है कि अभी हम यहाँ पर हमने कितने कोष लिए 4 ही लिए, इसलिए मैंने इसको तीसरे कोष का क्या नाम दिया उपांत्य कोष। अब ये कौन सा कोष हो जाएगा तो ये कौन सा कोष हो जाएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं n-2। क्या लिखा जा सकता है इसको n-2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4-2 कौन सा हो गया दूसरा कोष। इस कोष का नाम हो गया पूर्व उपांत्य कोष। इसका नाम क्या हो गया पूर्व उपांत्य कोष। पूर्व उपांत्य कोष। अंदर वाले भी सारे के सारे कोष यही कहलाते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन है कौन सा सबसे बाह्यतम कोष कौन सा होता है एन सेल।
उससे अंदर वाला कौन सा होता है n-1 उपांत्य कोश, उससे अंदर वाला पूर्व अपांत्य, और बाकी अंदर वाले भी सारे यही कहलाते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि n सेल कौन सा होता है, n-1 कौन सा होता है, n-2 कौन सा होता है। इस आपको इन चीजों का क्या होना चाहिए, पता होना ही चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्रतिनिधि तत्व। क्या पढ़ते हैं, प्रतिनिधि तत्व, कि ये क्या होते हैं भाई, इनके बारे में देखते हैं। प्रतिनिधि तत्व, प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं। देखो अभी जो पढ़ा है इसका मतलब अब समझ आएगा कि इसको क्यों पढ़ाया गया है। तो प्रतिनिधि तत्व है वो ऐसे तत्व प्रतिनिधि तत्व होते हैं जिसका आपका nth सेल है, nth कोष, ये तो क्या होता है आपका आंशिक भरा हुआ, ये तो क्या होता है आपका आंशिक भरा हुआ होता है, इसका ध्यान रखना। और n-1 और n-2 ये दोनों क्या होते हैं पूर्णतः भरे हुए, पूर्ण पूरित, पूर्ण पूरित ये होते हैं। तो n सेल कौन सा आता है आंशिक भरा हुआ, और ये कौन से होते हैं पूर्ण पूरित। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं आपके प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। क्या बोलोगे प्रतिनिधि तत्व की परिभाषा, ऐसे तत्व प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, ऐसे तत्व प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं जिनका n सेल बाह्यतम कोष तो क्या होता है आंशिक भरा हुआ तथा n-1 व n-2 क्या होता है पूर्ण पूरित होता है। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, इसका ध्यान रखना। अब अगर यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट बना लें तो देखिए यहीं पर लिख देते हैं एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व प्रतिनिधि तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं प्रतिनिधि तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व प्रतिनिधि तत्व होते हैं। अब इसमें अपवाद कौन आ गया हीलियम, इसमें अपवाद कौन आ गया हीलियम आ गया भाई, ये लीजिए हीलियम। क्यों, क्योंकि बेटा देखो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो 1s2, तो इसका तो जो n सेल है वो पूरा भरा हुआ है, एक ही कोष है वो भी क्या है पूर्ण पूरित है। भाई प्रतिनिधि तत्व उसे बोलते हैं जिसका n सेल क्या होता है आंशिक भरा हुआ, यहां पर तो n सेल पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये प्रतिनिधि तत्व नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम बात करें किसकी पी ब्लॉक के तत्व की, तो पी ब्लॉक के तत्व भी क्या होते हैं प्रतिनिधि तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व प्रतिनिधि तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व प्रतिनिधि तत्व होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व प्रतिनिधि तत्व होते हैं। इसमें भी अब अपवाद है, इसमें भी क्या है अपवाद है। कौन, वर्ग 18 के तत्व है अकीरिय गैस, कौन हो गए भाई अकीरिय गैस, जानते हो कि अकीरिय गैस प्रतिनिधि तत्व क्यों नहीं होते हैं, कुछ समय पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि भाई अकीरिय गैसों का जो होता है ना अकीरिय गैसों का, अकीरिय गैसों का आप देखोगे अकीरिय गैसों का आप देखोगे कि n सेल n-1 सेल व n-2 सेल ये सारे के सारे क्या होते हैं पूर्ण पूरित होते हैं। n सेल n-1 n-2 ये क्या होते हैं सारे के सारे पूर्ण पूरित होते हैं, क्या होते हैं पूर्ण पूरित होते हैं। इसलिए वर्ग 18 के तत्व प्रतिनिधि तत्व नहीं होते हैं, इस चीज का आप लोग क्या रखना है ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसकी, देखो एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं आपके प्रतिनिधि तत्व होते हैं, किसको छोड़कर हीलियम को छोड़कर। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं प्रतिनिधि तत्व, अपवाद कौन है अक्रिय गैस, ये आपके क्या होते हैं प्रतिनिधि तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि तत्व वही होते हैं जिनका n सेल आंशिक भरा होता है, वह अंदर वाले ये क्या होते हैं पूर्ण पूरित होते हैं, वो क्या होते हैं आपके प्रतिनिधि तत्व होते हैं। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व की, तो डी ब्लॉक के तत्व में क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व में क्या होता है, देखो इनका क्या होता है n सेल और n-1 सेल, इनकी बात करते हैं। ये जो दोनों होते हैं वो तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
आते हैं, आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी हम आगे पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। ये तो क्या होते हैं आपके आंशिक भरे हुए, ये तो क्या होते हैं आपके आंशिक भरे हुए। और n-2 क्या होता है आपका पूर्ण पूरित होता है। ये क्या होता है आपका पूर्ण पूरित होता है, ये ध्यान रखना। इसके बारे में आपको क्या है ध्यान रखना है। तो ये डी ब्लॉक की बातें हो गई। बट एक चीज अगर इसको मैं यहां मेंशन करता हूं, डी ब्लॉक वाले की मैं यहां मेंशन करता हूं, वर्ग 12 के तत्व है, संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, बट वो क्या होते हैं प्रतिनिधि तत्व होते हैं। याद रखना, वर्ग 12 के तत्वों को हम संक्रमण तत्व है नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बट इन्हें क्या कहा जाता है प्रतिनिधि तत्व है कहा जाता है, ये आपको याद रखना ही होगा। वर्ग 12 के तत्व है, वर्ग 12 के तत्व प्रतिनिधि तत्व होते हैं, प्रतिनिधि तत्व होते हैं। तो ये लीजिए वर्ग 12 के तत्व क्या होते हैं प्रतिनिधि तत्व होते हैं। हाँ, एफ ब्लॉक के तत्व वो अंतः संक्रमण तत्व होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं अंतः संक्रमण तत्व, उनमें कोई भी प्रतिनिधि तत्व नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि हम उसमें भी चर्चा कर लेते हैं, पहले अब बात आएगी तो देख लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व इनके बारे में देखा जाए तो इनका क्या होता है एन सेल, n-1 सेल, n-2 सेल, ये सारे के सारे ही क्या होते हैं पार्शियली फिल्ड, आंशिक भरे हुए होते हैं। क्या होते हैं आपके आंशिक भरे हुए होते हैं। ये सारे सारे क्या होते हैं आपके आंशिक भरे हुए होते हैं, ये ध्यान रखना। अब अगर कुछ बातें अगर यहीं पे और चर्चा कर ले तो इसी एफ ब्लॉक में बात कर लेते हैं। ल्यूटेशियम व ल्यूटेशियम व लोरेंशियम, ल्यूटेशियम व लोरेंशियम अंतः संक्रमण तत्व नहीं होते। ये ल्यूटेशियम व लोरेंशियम अंतः संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, याद रखना अंतः संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यह क्या होते हैं यह दोनों तत्व सिर्फ और सिर्फ संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यह क्या होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं, इसका आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। क्या सभी एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व होते हैं? जी नहीं, यह बात गलत है। सभी एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। हम ये कह सकते हैं सामान्यतः एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, हमें ये कह सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना दूसरा प्रकार इंटायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने आवर्षण को क्या किया वर्गीकृत किया। और तीसरा और जो सबसे सरल है कौन सा प्रकृति के आधार पर, तीसरा जो वर्गीकरण का प्रकार है कौन सा है प्रकृति के आधार पर। तो देखिए ये क्या होता है प्रकृति के आधार पर हमने इसको कितने भागों में बांटा है 3 भागों में बांटा है। प्रकृति के आधार पर आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है भाई 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है धातु मेटल, दूसरा कौन सा हो गया अधातु, और तीसरा कौन सा हो गया उपधातु मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल। तो प्रकृति के आधार पर आवर्त सारणी को हमने कितने भागों में वर्गीकृत किया धातु अधातु व उपधातु इनमें वर्गीकृत किया गया है। तो इनका एक फ्लो चार्ट यहीं बना लेते हैं और यहीं पर इसको देख लेते हैं। तो देखो इधर तत्वों को ऐसे 3 भागों में इसको बांट दिया। धातु किसके आधार पर धातु एक हो गया आपका अधातु, एक हो गया उपधातु, ये कौन सा हो गया उपधातु। अब छोटी क्लासों में आप सब लोग पढ़ते हो कि धातु क्या होते हैं, हाँ बता सकते हैं धातु किसे कहते हैं। अब आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहते हैं धातु आघातवर्धनी होते हैं, धातु तन्य होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है। तो वो तो इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, वो तो इनके गुण धर्म हो गए जो आपसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबको पता है। बट इसकी परिभाषा क्या है वो पता होना चाहिए आपको। तो धातु किसे कहते हैं ऐसे स्पीसीज या ऐसे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है।
ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? धनायन का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना, धातु किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? धनायन का निर्माण करती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। तो वो क्या होते हैं आपके? धातु। जैसे मान लेते हैं भाई एम आपका कोई तत्व है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। एम कोई तत्व है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, या कोई कितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग दे, मान लेते इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इस पर चार्ज आ गया M+1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या अपना धनायन का निर्माण करते हैं। जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना ही क्या आता है? प्लस चार्ज आता है। ये तो आप सब जानते हैं इन चीजों को। तो जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो किसका निर्माण होता है? धनायन का निर्माण होता है। इसका ध्यान रखना। तो धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसका निर्माण करते हैं? धनायन का। वो क्या होते हैं आपके? धातु। अधातु क्या होते हैं? इसको उल्टा कर दो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनायन का निर्माण हुआ तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर किसका निर्माण होगा? ऋणायन का। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? ऋणायन का निर्माण करते हैं। तो वो क्या हो गए आपके? वो क्या हो गए आपके? अधातु हो गए। जैसे एम कोई भी तत्व है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बना आपका? एम माइनस बना। क्या बना आपका? एम माइनस। तो ये क्या हो गया आपका? अधातु। बाकी विशेषताएं हमने पढ़ी है। धातु आघातवर्धनीय होती है, धातु तन्य होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अपवाद में आप देख लेते हो तो गैलियम आ जाता है, जो हथेली पर लेते हैं क्या होता है? पिघल जाता है। सीजियम का गलनांक क्या होता है? कम होता है। तो ये चीजें आपने बचपन की क्लासों में, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ाई है इनके बारे में। अधातु, इनके बारे में भी पढ़ा है कि ये क्या होते हैं? सामान्य कमरे के ताप पर या तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बट इसका एक अपवाद कौन है? ब्रोमीन, जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसका एक अपवाद है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कोई तत्व नहीं है, बट वो कार्बन का क्या है? अपरूप, बट वो इसी के अंदर आ जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, धातु आवर्त सारणी में कहां पाए जाते हैं? ये ध्यान रखना, ये है राइट साइड में पाई जाती है, दाईं तरफ। धातुएं आवर्त सारणी में कहां पाई जाती है? दाईं तरफ पाई जाती है। ये कौन सी तरफ पाई जाती है? बाईं तरफ पाई जाती है। अब आप कहोगे किसके दाईं तरफ, किसके बाईं तरफ? तो वो किसकी तरफ है? उपधातुओं के बाईं तरफ। किसकी तरफ है? उपधातु। जैसे मैं अपनाऊं, इधर उपधातु, इधर बोरोन हो गया, इधर इस प्रकार से वो जिगजैग लाइन में आता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से देख लेंगे। ये एक सीढ़ी नुमा रेखा आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। इधर कौन आ जाएगा? सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ठीक है। इधर कौन आ जाएगा आपका? जर्मेनियम, एंटीमनी। तो इनके ये क्या हो गया? आपके उपधातु। एक सीढ़ी नुमा रेखा आपको नजर आ गई, जिगजैग लाइन। इस सीढ़ी नुमा रेखा के दाएं बाईं तरफ ये कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो आते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं? धातु। और राइट साइड में जो आते हैं वो क्या होते हैं? आपके उपधातु। इन्हें अर्धधातु भी कहा जाता है। इन्हें अर्धधातु भी कहते हैं। इन्हें अर्धधातु भी कहा जाता है। तो ये लीजिए, अपने आवर्त सारणी का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। तो आज का पूरा जो लेक्चर है वो पूरे का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर था। जितना पढ़ोगे उतना ही क्या होगा? ये याद होगा। तो एक बार इन्हें आप देखोगे तो इसमें इतना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बार बार पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाता है? याद हो ही जाता है। अब आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आगे के लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना कि आगे कौन कौन से चल रहे हैं, उसके बारे में पता होना ही चाहिए। इससे पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया करके पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के आना, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने काम आएंगे। हम उसमें यह पता करेंगे कि आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं। मतलब आवर्त की पहचान कैसे करोगे? कोई तत्व दे देगा आपको और पूछेगा कि यह तत्व किस आवर्त का है, किस वर्ग का है, ऐसे आपसे पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको किसका पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना चाहिए। 5 मिनट का खेल है, सिर्फ 5 मिनट में आप कोई भी तत्व आप पता कर लोगे कौन सा आवर्त है और कौन सा वर्ग है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, धन्यवाद।